नमस्कार। आज के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज हम नेपाल के इतिहास के एक बहुत ही अहम और उतने ही विवादित शख्स राणा जंग बहादुर की जिंदगी और उनके दौर को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। काफी दिलचस्प शख्सियत है वो। हाँ, और हमारे पास स्रोत के तौर पर मुंशी प्रेमचंद की लिखी उनकी जीवनी के कुछ हिस्से हैं। ये हमें उस 19वीं सदी के माहौल की एक झलक देते हैं, जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज तेजी से पैर पसार रहा था और नेपाल वो खुद अंदरूनी झगड़ों से जूझ रहा था। सही है, वो दौर ही उथल पुथल का था पूरे क्षेत्र में। तो आज हम करने क्या वाले हैं, हम प्रेमचंद के नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जंग बहादुर थे कौन, कैसे वो सत्ता की बुलंदी तक पहुंचे, उन्होंने कौन से तरीके अपनाए और नेपाल पर उनका क्या असर रहा। उन्हें नेपाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है, पर कहानी इतनी सीधी है नहीं। हाँ, कई परतें हैं उनकी कहानी में। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। जी, तो सबसे पहले जैसा आपने कहा उस वक्त के नेपाल को समझना जरूरी है। प्रेमचंद बताते हैं कि 16वीं सदी में जब चित्तौड़गढ़ का पतन हुआ तो राणा खानदान के कुछ लोग वो भागकर नेपाल की पहाड़ियों में चले गए शांति की तलाश में। अच्छा। हाँ, और वहां उन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और आखिरकार वहां के जो कमजोर राजा थे उनको हटाकर खुद सत्ता संभाल ली। लेकिन वक्त के साथ हालात ऐसे बने कि असली ताकत राजा के हाथ से निकल गई। वो प्रधानमंत्री यानी अमात्य के हाथ में आ गई। हाँ बिल्कुल। राजा तो बस नाम के रह गए थे, असली कंट्रोल अमात्य का था। और ये अमात्य भी आपस में बुरी तरह बटे हुए थे, पांडे और थापा गुटों में। हाँ, इनके बीच भयानक खिंचतान चलती थी, है ना? भयानक खिंचतान से भी ज्यादा ये सिर्फ दो गुट नहीं थे, बल्कि क्या कहते हैं, जानी दुश्मनी पालने वाले खेमे थे, सत्ता के लिए, जमीन के लिए, राजा पर असर डालने के लिए। आलम ये था कि जब एक गुट ताकत में आता तो दूसरे गुट को जड़ से उखाड़ने की पूरी कोशिश करता था। सत्ता बदलना अक्सर खून खराबे से ही होता था। हाँ, ज्यादातर। बहुत ही खतरनाक राजनीतिक माहौल था वो। हर कोई अपनी जान बचाने और ताकत बढ़ाने की फिराक में रहता था। जंग बहादुर का ताल्लुक तो राज परिवार से था, पर उनकी रिश्तेदारियां थापा खानदान से ज्यादा थी। जी, उनकी माँ थापा खानदान से थी। तो जब थापा गुट सत्ता में था और भीमसेन थापा अमात्य थे, तब जंग बहादुर को एक ऊंचा पद भी मिला। लेकिन कहते हैं कि महाराज भीमसेन थापा की बढ़ती ताकत से डर गए और उन्हें एक झूठे इल्जाम में कैद कर लिया। हाँ, और भीमसेन थापा ने जेल में ही खुदकुशी कर ली। ये एक बड़ी घटना थी। बिल्कुल। और इसके बाद तो थापा समर्थकों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उनके रिश्तेदारों और हिमायतियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। जी, जंग बहादुर और उनके पिता को भी उनके पद से हटा दिया गया। ये बात है 1837 की। उस वक्त 21 साल के जंग बहादुर भागकर बनारस आ गए। बनारस? अच्छा। हाँ, और करीब 2 साल तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। 1839 में जब वो नेपाल लौटे, तब तक माहौल थोड़ा ठंडा पड़ चुका था। थापा विरोध की लहर कुछ कम हो गई थी। ये बात गौर करने लायक है कि जंग बहादुर ऐसे वक्त में वापस लौटे जब नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी। राजा कमजोर, दरबारी गुट आपस में लड़ रहे थे। शायद इसी उथल-पुथल भरे माहौल ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। नेपाल लौटकर उन्होंने अपनी बहादुरी और फौजी काबिलियत से महाराज को खुश किया, तो उन्हें फिर से नौकरी मिल गई। इस बार उन्हें युवराज सुरेंद्र विक्रम का मुसाहिब यानी सहायक बनाया गया। लेकिन ये युवराज सुरेंद्र विक्रम, इनके बारे में तो बड़ी अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ, प्रेमचंद तो उन्हें बड़ा ही जालिम और झक्की किस्म का बताते हैं, जिसे दूसरों को तकलीफ में देखकर मजा आता था। क्या क्या नहीं करवाया जंग बहादुर से। कभी ऊंचे पुल से उफनती पहाड़ी नदी में कूदने को कहा। अरे बाप रे। हाँ, तो कभी एक गहरे कुएं में छलांग लगाने का हुक्म दिया जिसमें बलि दिए गए जानवरों की हड्डियां भरी थीं। कमाल है। तो वो बचे कैसे इन सब से? हर बार वो अपनी हिम्मत, फौजी ट्रेनिंग और शायद अच्छी किस्मत से बच निकले। पर सोचना भी मुश्किल है कि कैसा रहा होगा वो दौर। खैर, खुशकिस्मती से ये खतरनाक नौकरी सिर्फ 1 साल ही चली। अच्छा। हाँ। 1841 में उनके पिता की मौत के बाद उन्हें महाराज राजेंद्र विक्रम का अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड बना दिया गया। इसी दौरान युवराज का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। प्रेमचंद में तो यहाँ तक लिखा है कि युवराज लोगों को एड़ियां रगड़कर मरते देखने में मजा लेते थे और अपनी रानियों तक को पालकी समेत नदी में डुबो दिया था। हे भगवान। जी, महाराज राजेंद्र विक्रम खुद कमजोर थे। राजकाज असल में बड़ी रानी देखती थी,
जिनका युवराज पर थोड़ा बहुत कंट्रोल था। लेकिन 1841 में जब उन समझदार बड़ी रानी की मौत हो गई तो नेपाल में जैसे अराजकता फैल गई। युवराज पर अब किसी का कोई अंकुश नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ? कैसे संभाला गया इस स्थिति को? आखिरकार दरबार के बड़े अधिकारियों और प्रजा के मुखियाओं ने मिलकर महाराज राजेंद्र विक्रम पर दबाव डाला कि वो राजकाज की बागडोर छोटी रानी लक्ष्मी देवी को सौंप दें। हाँ बिल्कुल, ये दिसंबर 1842 की बात है। लक्ष्मी देवी युवराज की सौतेली माँ थी और असल में मन ही मन अपने बेटे रणविक्रम को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। लोगों को लगा कि शायद रानी के आने से युवराज का अत्याचार कुछ कम होगा। महाराज पहले तो टालते रहे, पर आखिर में उन्हें मानना पड़ा। और रानी लक्ष्मी देवी, वो तो थापा गुट की तरफदार थी। जी हाँ, ताकत मिलते ही उन्होंने सबसे पहले जनरल मोतबर सिंह थापा को नेपाल बुलवाया, जिन्हें अंग्रेज सरकार ने शिमला में नजरबंद रखा हुआ था। मोतबर सिंह का जोरदार स्वागत हुआ और उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। डर के मारे पांडे मंत्री को तो हिंदुस्तान भागना पड़ा। लेकिन मोतबर सिंह रानी के हाथ की कठपुतली नहीं बने, जैसा शायद रानी ने सोचा होगा। बिल्कुल नहीं। रानी चाहती थी कि वो उनके बेटे रणविक्रम को युवराज बनाने में मदद करें, पर मोतबर सिंह ने इसे खानदानी रिवायत के खिलाफ बताकर साफ मना कर दिया। उल्टे वो युवराज सुरेंद्र विक्रम के बिगड़े मिजाज को सुधारने और महाराज को दोबारा अधिकार सौंपने के लिए मनाने की कोशिश करने लगे। अच्छा, तो मतलब रानी की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। हाँ, और इससे राजा और रानी दोनों उनसे नाराज हो गए। राजा को उनका बढ़ता असर पसंद नहीं आ रहा था और रानी इसलिए खफा थी कि वो उनके बेटे की तरफदारी नहीं कर रहे थे। मोतबर सिंह एक तरह से मुश्किल हालात में फंस गए थे। फिर भी उनकी कोशिशें कुछ हद तक कामयाब रही। जी, 13 दिसंबर 1844 को महाराज ने अपने सारे अधिकार युवराज सुरेंद्र विक्रम को सौंप दिए और इसकी घोषणा खुद मोतबर सिंह ने की। लेकिन मोतबर सिंह का असर बढ़ने लगा और प्रेमचंद के मुताबिक वो निरंकुश भी हो रहे थे। हाँ, कुछ ऐसा जिक्र है। अपनी मनमानी करने लगे थे। इससे दरबार के दूसरे सरदार वो घबराने लगे। उनकी अपने सगे भांजे जंग बहादुर से भी अनबन रहने लगी थी। क्यों? जंग बहादुर से क्यों? क्योंकि जंग बहादुर कभी-कभी दरबार में उनकी बातों का विरोध कर देते थे। एक घटना का जिक्र भी है। हाँ, वो देवी बहादुर वाली घटना। जी, जंग बहादुर के चचेरे भाई देवी बहादुर ने किसी बात पर मोतबर सिंह का सख्त विरोध किया और गुस्से में रानी लक्ष्मी देवी के चाल चलन पर भी कुछ कह दिया। इसे बड़ा जुर्म माना गया और देवी बहादुर को फांसी की सजा सुना दी गई। और जंग बहादुर ने अपने भाई की जान बख्शने के लिए मामा मोतबर सिंह से बहुत मिन्नतें की, पर उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि वो रानी के हुक्म में दखल नहीं दे सकते। देवी बहादुर को फांसी हो गई। शायद इस घटना ने मामा भांजे के रिश्ते में और कड़वाहट घोल दी। इसी दौरान एक और खिलाड़ी मैदान में था, गगन सिंह। हाँ, गगन सिंह। रानी लक्ष्मी देवी का उस पर खास लगाव था। ये बात दरबार में सब जानते थे, पर कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। रानी गगन सिंह को बड़ा मंत्री बनाना चाहती थी और मोतबर सिंह से तो वो पहले ही नाराज थीं। तो गगन सिंह ने भी रानी के कान मोतबर सिंह के खिलाफ खूब भरे होंगे। बिल्कुल, और रानी तो पहली मोतबर सिंह की जान की दुश्मन बन चुकी थी। और यही कहानी में आता है सबसे सनसनीखेज मोड़। गगन सिंह ने जंग बहादुर को अपनी तरफ मिला लिया और फिर जंग बहादुर ने खुद महल में अपने सगे मामा मोतबर सिंह का कत्ल कर दिया। जी, प्रेमचंद ने इसे ठंडे खून का कत्ल कहा है, जो सिर्फ पद और ताकत के लालच में किया गया, जिसमें न गुस्सा था, न बदला लेने की भावना, न ही मुल्क का कोई फायदा। ये जंग बहादुर के किरदार पर एक गहरा दाग माना जाता है। प्रेमचंद का नजरिया तो यही है, पर क्या उस दौर की राजनीति में, जहां जान का खतरा हर पल था, इसे सिर्फ सत्ता का लालच कहना क्या ये पूरी तस्वीर दिखाता है? ये सोचना होगा। ये एक अहम सवाल है। उस दौर की हकीकतें शायद बहुत जटिल थीं। खैर, मोतबर सिंह के कत्ल से मुल्क में हलचल तो मची, पर कातिल का पता नहीं चला। जंग बहादुर की फौजी ताकत वो बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रेजिमेंट सिर्फ उन्हीं का हुक्म मानती थीं। उनके भाई भी फौज में ऊंचे पदों पर थे। और रानी का मकसद भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार खड़े हो गए। हाँ, सिर्फ बदन सिंह ही नहीं, तो पांडे खानदान के फतेह जंग को प्रधानमंत्री बनाया गया, पर असली ताकत अभी भी रानी के चहेते गगन सिंह के पास थी, जो महाराज की आंखों में खटकता था। महाराज उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। और प्रेमचंद के मुताबिक महाराज के इशारे पर ही एक साजिश रची गई
और गगन सिंह को उसी के घर में गोली मार दी गई। जी, और गगन सिंह के कत्ल के बाद तो नेपाल दरबार में जैसे भूचाल आ गया। रानी लक्ष्मी देवी गुस्से में नंगी तलवार लेके बाहर निकल आईं। रात में फौजी बिगुल बजाया गया ताकि सभी सरदारों को फौरन इकट्ठा करके कातिल को ढूंढा जा सके। इसे ही कोट पर्व की शुरुआत कहते हैं। जंग बहादुर ने खतरा भांप लिया। उन्होंने फौरन अपनी फौजों को तैयार रहने का हुक्म दिया और खुद सबसे पहले राजमहल पहुंचे। उनकी फौज ने रनिवास को घेर लिया। धीरे धीरे बाकी सरदार भी वहां जमा हुए। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। रानी गुस्से में थीं और उन्होंने एक सरदार पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे मारने का हुक्म दे दिया। सरदारों में कानापूसी और शक का माहौल बन गया। और फिर स्थिति बिगड़ गई। हाँ, जब एक सेना नायक अपनी फौज को बुलाने के लिए बाहर जाने लगा तो जंग बहादुर के एक पहरेदार ने उसे वहीं ढेर कर दिया। बस फिर क्या था, मारकाट मच गई, तलवारें खिंच गईं। कई बड़े सरदार, जिनमें प्रधानमंत्री फतेह जंग भी शामिल थे, उसी आंगन में मौत के घाट उतार दिए गए। इसे ही कोट पर्व के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद इसकी तारीख 15 सितंबर 1841 बताते हैं। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार इसे 1846 की घटना मानते हैं। जो भी तारीख हो, इस खून खराबे ने जंग बहादुर के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। उनके लगभग सारे बड़े दुश्मन मारे जा चुके थे। हाँ, अगले ही दिन महारानी ने उन्हें नेपाल का प्रधानमंत्री बना दिया, जैसे अंधेरे के बाद उनके भाग्य का सूरज निकल आया हो। प्रधानमंत्री बनना एक बात थी, पर उस कुर्सी पर टिके रहना ज्यादा मुश्किल काम था। महाराजा राजेंद्र विक्रम को शक था कि इस मारकाट के पीछे जंग बहादुर का ही हाथ है। रानी लक्ष्मी देवी, वो अभी भी अपने बेटे को गद्दी दिलाने के लिए जंग बहादुर का इस्तेमाल करना चाहती थीं। और मारे गए गगन सिंह के समर्थक भी तो थे। बदला लेने की फिराक में चुनौतियां कम नहीं थीं। बिल्कुल। जंग बहादुर ने कुछ महीने तक रानी की हाँ में हाँ मिलाई, यहाँ तक कि युवराज सुरेंद्र विक्रम और उनके भाई को जेल में डाल दिया। हालांकि प्रेमचंद लिखते हैं कि शायद उनका मकसद दोनों भाइयों को रानी की साजिशों से बचाना था। रानी तो युवराज की हत्या करवाना चाहती थी। जी हाँ, उन्होंने इशारों में जंग बहादुर से कहा भी, पर वो अनजान बने रहे। जब रानी ने खत लिखकर साफ साफ युवराज को मारने को कहा तो जंग बहादुर ने वो खत अपने पास रख लिया और रानी को मना कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने रानी को सीधा इनकार कर दिया। ये तो बड़ा जोखिम भरा कदम था। बिल्कुल। अब रानी जंग बहादुर की जान की दुश्मन बन गईं और उनकी हत्या की साजिश रचने लगीं। गगन सिंह का बेटा वजीर सिंह इसमें मुख्य था। साजिश पूरी तरह तैयार थी, लेकिन जंग बहादुर को ऐन मौके पर इसकी भनक लग गई। हाँ, उन्हें खबर मिल गई। उन्होंने फौरन अपनी फौज बुलाई और रानी के महल पर जा धमके। साजिश करने वाले रंगे हाथों पकड़े गए, कई तो वहीं मारे गए। रानी लक्ष्मी देवी भी पकड़ी गईं। फिर क्या हुआ? रानी का क्या बना? मंत्रिमंडल के सामने मुकदमा चला। युवराज और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का इल्जाम साबित हुआ और रानी लक्ष्मी देवी को देश निकाला दे दिया गया। उनके दोनों बेटे भी उनके साथ गए। यहाँ जंग बहादुर ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए उन्हें शाही खजाने से 18 लाख रुपए भी दिलवाए। जी, ये वाकई जंग बहादुर की राजनीतिक चतुराई और शायद कहें तो निर्ममता भी दिखाता है। कैसे उन्होंने इतनी ताकतवर रानी को पल भर में बेअसर कर दिया। हाँ, ये उनकी खासियत थी, मौके को भांपना और फिर निर्णायक कदम उठाना। इसके बाद क्या हुआ? राजा का क्या रुख रहा? महाराज राजेंद्र विक्रम, जो काशी जाने की तैयारी कर रहे थे, देश निकाली गई रानी के साथ ही जाने को तैयार हो गए। जंग बहादुर ने बहुत समझाया कि ये ठीक नहीं है, लोग गलत मतलब निकालेंगे, पर वो नहीं माने, मिलती रहे। और काशी में वही हुआ जिसका डर था। वहां पहले से मौजूद निर्वासित सरदारों ने महाराज को जंग बहादुर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन दिलाया गया कि जंग बहादुर युवराज के नाम पर खुद राज कर रहे हैं। महाराज को ये बात सच लगने लगी। हाँ, जब महाराज नेपाल लौटे तो उनके साथ बागी सरदारों का एक दल था। उन्होंने नेपाल की सीमा पर पहुंचकर जंग बहादुर के खिलाफ फौज भर्ती करनी शुरू कर दी और काठमांडू पर हमले की तैयारी करने लगे। बाकायदा मंत्री, सेनापति सब नियुक्त कर दिए। जंग बहादुर को पल पल की खबर मिल रही थी। जी, उन्हें डर लगा कि कहीं ये बगावत पूरे नेपाल में ना फैल जाए। उन्होंने फौरन सेना और दरबार के सरदारों को इकट्ठा किया, महाराज की तैयारियों का पूरा कच्चा चिट्ठा उनके सामने रखा और महाराज को राजगद्दी से हटाने का प्रस्ताव रख दिया। और सेना और सरदारों ने उनका साथ दिया। फिर महाराज को खत भेजकर बता दिया गया कि उन्हें बागी करार दिया गया है और अब युवराज सुरेंद्र विक्रम ही नेपाल के राजा हैं।
महाराज ये सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने अपनी करीब 2000 की फौज को काठमांडू पर हमला करने का हुक्म दे दिया। लेकिन जंग बहादुर की भेजी हुई फौज ने उन्हें आसानी से हरा दिया। महाराज पकड़ लिए गए और उन्हें महल में ही नजरबंद कर दिया गया। सोचिए, प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 2 साल के अंदर जंग बहादुर इतने ताकतवर और लोगों के बीच इतने मकबूल हो गए थे कि वो राजा तक को हटाने में कामयाब रहे। जी, प्रजा का भरोसा उन पर इतना बढ़ गया था कि राजा भी उनके सामने टिक नहीं पाए। सत्ता पूरी तरह हाथ में आने के बाद जंग बहादुर ने फौज और प्रशासन में सुधारों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने सालों से चली आ रही लोगों की शिकायतें दूर की, शायद इसलिए भी कि अपनी जिंदगी की शुरुआत में उन्होंने खुद सरकारी कर्मचारियों की मनमानी झेली थी। हाँ, और वो बहुत लोकप्रिय हो गए, खासकर फौज में। सैनिक उन पर जान छिड़कते थे। उन पर कई जानलेवा हमले भी हुए इस दौरान, पर वो हर बार बच निकले। और राजा सुरेंद्र विक्रम, जो पहले जालिम युवराज थे, अब एक समझदार राजा बन चुके थे। जी, ऐसा लगता है। उन्होंने राजकाज का सारा काम जंग बहादुर को ही सौंप रखा था और खुद बहुत कम दखल देते थे। जंग बहादुर अंग्रेजों के शासन चलाने के तरीके के भी बड़े कायल थे। हाँ, उनके साहस और मौके पहचानने की काबिलियत के। वो 1850-51 में ब्रिटेन और फ्रांस की यात्रा पर भी गए। वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्हें ब्रिटिश समाज और व्यवस्था को करीब से देखने का मौका मिला। इस यात्रा ने नेपाल और ब्रिटेन के रिश्तों की वो बुनियाद रखी जो लंबे समय तक चली। बिल्कुल, वो वहां से शासन में सुधार और बेहतर इंतजाम की सोच लेकर लौटे। लौटने के बाद नेपाल का तिब्बत से युद्ध हुआ, जो 1855 में खत्म हुआ। जंग बहादुर की सूझबूझ से नेपाल की जीत हुई और उसे व्यापार में कई फायदे मिले। महाराज सुरेंद्र विक्रम इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी जंग बहादुर के बेटे से कर दी। रिश्ते और मजबूत हो गए। हाँ, फिर 1856 में लगातार मेहनत की वजह से उनकी सेहत बिगड़ गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन देश के बड़े और असरदार लोगों ने उनसे इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश की। यहाँ तक कि उन्हें राजा बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया। जी हाँ, ये तो बड़ी बात है। हाँ, पर उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि वो उस राजा के खिलाफ कैसे जा सकते हैं जिसे उन्होंने खुद गद्दी पर बिठाया है। अच्छा। महाराज उनके इस त्याग से बहुत खुश हुए। उन्होंने जंग बहादुर को 2 जिले जागीर में दे दिए, महाराजा की उपाधि दी और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत बना दिया। मतलब उनके बाद ये पद उनके ही परिवार में रहेगा। यहीं से राणा शासन की असली शुरुआत हुई, जो 100 साल से ज्यादा चला। बिल्कुल। इस सम्मान और लोगों के आग्रह के बाद जंग बहादुर सेहत ठीक होते ही दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। फिर आया 1857 का साल, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह हुआ। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने जंग बहादुर से मदद मांगी और जंग बहादुर ने फौरन मदद के लिए फौज भेजी। हाँ, और बाद में खुद भी एक बड़ी सेना लेकर हिंदुस्तान आए। उन्होंने गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ जैसे कई इलाकों में विद्रोहियों को दबाने में अंग्रेजों की बढ़ चढ़कर मदद की। उनकी फौजी ताकत और नाम का ऐसा दबदबा था कि कहा जाता है विद्रोही उनका नाम सुनकर कांपते थे। लेकिन यहीं पर उनके किरदार का एक दिलचस्प विरोधाभासी पहलू सामने आता है। कौन सा? विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद जब हजारों की तादाद में हारे हुए भारतीय विद्रोही जान बचाकर नेपाल पहुंचे, तो जंग बहादुर ने उन्हें शरण दी। अच्छा, अंग्रेजों की मदद करने के बाद? हाँ, न सिर्फ शरण दी बल्कि उन्हें बसने के लिए तराई के इलाके में जमीन भी दी। उनकी औलादें आज भी वहां रहती हैं। ये वाकई एक विरोधाभास है। एक तरफ अंग्रेजों के सबसे बड़े मददगार, दूसरी तरफ उन्हीं के दुश्मनों को पनाह देना। ये उनके चरित्र की जटिलता दिखाता है शायद। राजपूत धर्म निभाने की बात, या फिर भविष्य की राजनीति का अंदाजा। वजह जो भी हो, ये पहलू उन्हें सिर्फ एक कठोर शासक से ज्यादा कुछ बनाता है। बिल्कुल। उन्होंने 1876 तक राज किया और इस दौरान कई सुधार भी किए, जैसे जमीन का बंदोबस्त करवाना और जायदाद के वारिस बनने के कानूनों में बदलाव लाना। उनके राज में मुल्क में काफी हद तक शांति और व्यवस्था आई। हाँ, जहाँ पहले हाकिम की मर्जी ही कानून होती थी, वहाँ उन्होंने नियम कायदे बनाए और राज के हर विभाग को उनसे बांधा। वो अपने राजपूत होने पर गर्व करते थे। एक किस्सा मशहूर है कि जब सिख महारानी चंद्र कुंवर चुनार के किले से भागकर नेपाल पहुंची, तो ब्रिटिश रेजिडेंट ने उन्हें सौंपने के लिए बहुत दबाव डाला। पर जंग बहादुर ने साफ कह दिया, मैं राजपूत हूं
और शरण में आए कि रक्षा करना मेरा धर्म है। उन्होंने न सिर्फ महारानी को शरण दी, बल्कि उनके लिए महल बनवाया, गुजारा तय किया और साथ ही अंग्रेजों को ये भरोसा भी दिलाया कि रानी उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगी। उन्हें शिकार का भी बहुत शौक था और उनका निशाना अचूक माना जाता था। वो अपने सैनिकों की बहादुरी की बहुत कद्र करते थे। शायद इसीलिए फौज उन पर जान देती थी। सामाजिक मामलों में भी उस जमाने के हिसाब से वो काफी आगे की सोच रखते थे। हिंदू समाज उस वक्त कई पुरानी रीतियों में जकड़ा हुआ था। हाँ, प्रेमचंद एक घटना बताते हैं कि नेपाल की एक निचली मानी जाने वाली जाति कोची मोची के लोगों ने उनसे शिकायत की कि उन्हें कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता। तो जंग बहादुर ने एक बड़ी सभा बुलाई, उसमें उस जाति के लोगों को भी बुलाया और भरी सभा में उनके मुखियाओं के हाथ से पानी पीकर उन्हें सामाजिक बराबरी का दर्जा दिया। ये उस जमाने के लिए बहुत हिम्मत वाला कदम हाँ, था। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि जब वो इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने खान पान में अपने पारंपरिक नियमों का सख्ती से पालन किया। हाँ, इससे लगता है कि वो शायद जरूरी और गैर जरूरी सुधारों में फर्क करना जानते थे। वो निडर थे और इंसाफ के मामले में कभी-कभी महाराजा का भी विरोध करने से नहीं हिचकिचाते थे। कोशिश करते थे कि आम लोगों को सरकारी अफसरों के जुल्म से बचाया जाए। संक्षेप में कहें तो प्रेमचंद के नजरिए से उस जमाने में राणा जंग बहादुर यकीनन एक असाधारण राजनेता थे। उन्होंने नेपाल को उस मुश्किल दौर से बचाकर निकाला जब पंजाब, अवध, सतारा जैसे कई भारतीय राज्य वो एक-एक करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलते जा रहे थे। और सरदारों के कहने के बावजूद उन्होंने खुद राजा बनने की कोशिश नहीं की, जिसे उस दौर के हिसाब से शायद बड़ा त्याग माना जा सकता है। फरवरी 1876 में शिकार खेलने के दौरान वो बीमार पड़े और 25 फरवरी को उनका देहांत हो गया। तो ये थे राणा जंग बहादुर की कहानी, मुश्किलों से उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंचना, जिसमें हिम्मत, चालाकी, बेरहमी और यहाँ तक कि विश्वासघात भी शामिल था। फिर सत्ता को मजबूत करना, राजकाज में सुधार लाना, विदेश नीति तय करना और आखिर में एक ऐसी विरासत छोड़ जाना जिस पर आज भी बहस होती है। उनका असर नेपाल के इतिहास पर बहुत गहरा रहा है, ये बात तो तय है। उन्होंने देश को राजनीतिक स्थिरता दी, भले ही उसकी कीमत वो खून खराबे से चुकानी पड़ी। उन्होंने राणा शासन की नींव डाली, प्रधानमंत्री पद को अपने खानदान के लिए पक्का करके, जो अगले 100 सालों तक चला। उन्होंने ब्रिटिश प्रभाव को काबू में रखा और नेपाल की आज़ादी बनाए रखी। हाँ, उनके अपने व्यक्तित्व में भी जुल्म और सुधार का एक अजीब सा संगम देखने को मिलता है। बिल्कुल। और आखिर में हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि स्थिरता और सुधार लाने के लिए हिंसक और विवादित तरीकों का इस्तेमाल किया गया, इतिहास को राणा जंग बहादुर जैसे शख्स का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? क्या देश में व्यवस्था कायम करने की कीमत जायज़ थी, खासकर जब उन तरीकों को देखा जाए जिनसे ये व्यवस्था लाई गई? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगले अंक तक इजाज़त दीजिए।